नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो है आपका समास। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, परंतु हम यहाँ पर केवल मुख्य जानकारी प्रदान करेंगे, यानी समास के बारे में मुख्य बातों को जानेंगे। समास होता क्या है, समास का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समास शब्द को लिखते हैं हम, समास। ये किससे बना है आपका? सम धन आस। सम यानी होता है पास या बराबर, और आस यानी बैठाना। ये अस धातु से बना है। अस यानी होता है आपका फेंकना, आस फेंकना यानी बराबर में बैठाना। अर्थात जब दो पदों को पास पास बैठाया जाता है, अर्थात दो पदों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा में क्या होगा? दो पदों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात इसमें दो पद पास पास बैठाए जाते हैं। अब कहोगे साहब क्या विकार उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि उस सामासिक पद को संधि के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में लिखा गया है? संधि के रूप में। जैसे मैंने लिखा पाठशाला और एक लिखा मैंने विद्यालय। तो यहां दो शब्द हैं, पाठ और शाला, और इन शब्दों को समास के अंदर पद का रूप दिया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? पद के रूप नाम से संबोधित किया है, जबकि वास्तविक रूप में ये शब्द है। और यहाँ पर दो हैं, विद्या और आलय। क्योंकि यहाँ पर संधि है इसलिए विकार उत्पन्न हो रहा है। तो सामासिक पद में विकार उत्पन्न हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, हो सकता है, यदि वो संधि रूप में लिखा गया है। जैसे माता पिता, तो दो शब्द या दो पद कौन कौन से हैं? माता और पिता। परंतु देखिए देवासुर, यहां विकार उत्पन्न हो रहा है, देव या असुर, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है, परंतु संधि रूप में आया है। अब आते हैं समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है आपका? संक्षिप्तीकरण। ये नाम संक्षिप्तीकरण क्यों दिया है? हमने देखा है, पुस्तकों में भी लिखा हुआ है और पढ़ाने वालों को भी देखा है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त में बोलना। ये अब देखिए, ये संक्षिप्तीकरण नाम क्यों दिया है, इसके बारे में हमको जानकारी करनी है। जैसे ये शब्द विद्यालय, तो हम कहेंगे मैं विद्यालय जा रहा हूं, जबकि इसको विस्तृत रूप में यानी सामासिक पद को तोड़ करके नहीं बोलेंगे कि मैं विद्या के लिए आलय में जा रहा हूं। इसलिए जब सामासिक पद को संक्षिप्त करके बोला जाता है, अर्थात उसके मध्य से या अंत से विभक्ति, पद, कारक चिन्ह इत्यादि सभी का लोप कर दिया जाता है, तो एक नया पद बनता है जिसे सामासिक पद कहते हैं। तो ये क्या है? सामासिक पद। 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 क्या है सामासिक पद? परिभाषा क्या है सामासिक पद की? जब दो पदों के मध्य से, अंत से या कहीं से भी कारक या परसर्ग या पद किसी का भी लोप कर दिया जाता है और एक नया पद बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? सामासिक पद। क्या कहलाता है आपका? सामासिक पद। कैसे होगा? जैसे विद्या के लिए आलय, इसके लिए का क्या कर दिया है? लोप। परंतु हम देखते हैं परिभाषा में केवल यही लिखा हुआ है और यही पढ़ाते हैं कि जब दो पदों के मध्य से विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, तो एक नया पद बनता है जिसे सामासिक पद कहते हैं। ये परिभाषा केवल तत्पुरुष समास पर ही लागू होती है। किस पे लागू होती है? तत्पुरुष समास पर ही लागू होती है। देखो माता और पिता, और क्या है? पद। तो पदों का भी लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का भी लोप हो जाता है और पीछे से भी लोप हो जाता है। जैसे ध्यान पूर्वक, तो ध्यान के साथ, तो के साथ का लोप कर दिया। यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो किसका लोप कर दिया? आपका के कारक चिन्ह का लोप कर दिया है। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना है कि यही जरूरी नहीं है कि दो पदों के मध्य से ही हो, पीछे से भी हो सकता है
कहीं से भी हो सकता है। पदों का भी लोप होगा, कारक चिन्हों का भी लोप होगा। तो संक्षिप्तीकरण का मतलब समझ गए। समास का नाम संक्षिप्तीकरण क्यों रखा गया है? क्योंकि हम किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे मैं पाठ के लिए शाला में जा रहा हूँ, या मैं रोटी लेने रसोई के लिए घर में जा रहा हूँ, तो नहीं, मैं रसोई घर में जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, या मैं पाठशाला जा रहा हूँ। तो संक्षिप्त में बोलना वही क्या आपका समास, और ये कहलाता है आपका सामासिक पद। अब बात आती है सामासिक पद के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो सामासिक पद के लिए दो पदों का होना अनिवार्य है, कम से कम। ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, परंतु परीक्षा में अधिकांशतः 2 वाला ही प्रश्न चलता है। तो सामासिक पद के लिए 2 पदों का होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी भी समास का निर्धारण करना है, किसी भी समास का, तो सबसे पहले उस शब्द में आपको 2 पद देखने होंगे। परंतु हम देखते हैं कई गाइडों ने और अध्यापकों ने छात्रों की बुद्धि इस तरह वॉश आउट कर रखी है, इस तरह ब्रेन वॉश कर रखा है उनका, जिनसे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साहब 10 में कौन सा समास होगा, साहब 20 में कौन सा समास होगा, साहब 30 में कौन सा समास होगा, साहब वृक्ष में कौन सी संधि होगी। ऐसी चीजों को अध्यापक पढ़ाते हैं और वाई लूटना चाहते हैं, जबकि इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। चाय में कौन सी संधि होगी? अरे भैया, चाय चीनी भाषा का शब्द है, पाणिनि ने संस्कृत लिखी थी, संस्कृत पढ़ी थी, चीनी नहीं पढ़ी थी। तो 10 में एक ही पद है, 10, 20 में एक ही पद है, 30 में एक ही पद है, वृक्ष रूढ़ शब्द है, तो इनमें 2 पद है ही नहीं है। तो आप सामासिक पद का निर्धारण या समास का निर्धारण कैसे करोगे? तो समास के लिए कम से कम कितने पदों का होना अनिवार्य है? 2 पदों का होना अति आवश्यक है, अर्थात 2 पद होने चाहिए। अब इन 2 पदों की स्थिति क्या होती है? इन 2 पदों को किन किन नामों से जाना जाता है? पूर्व पद और उत्तर पद। किन नामों से जाना जाता है? पूर्व पद व उत्तर पद के नाम से जाना। पूर्व पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, और उत्तर पद इसको द्वितीय पद के नाम से जाना जाता है। यानी पूर्व पद अर्थात प्रथम पद, उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद। अब देखो कितने पद हो गए आपके पास? 2। किसी में तो ये प्रधान रहेगा, तो किसी में ये रहेगा, किसी में दोनों ही रहेंगे और किसी में दोनों ही नहीं रहेंगे। किसी में कौन सा प्रधान होगा? ये होगा, यानी पूर्व पद। तो किसी में कौन सा होगा आपका? दूसरा होगा। किसी में क्या रहेंगे आपके? दोनों ही रहेंगे। किसी में क्या रहेंगे आपके? दोनों ही रहेंगे, और किसी में कोई भी नहीं होगा। तो कितने हो गए आपके? 4। अर्थात पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हो गए आपके? 4। समास के हिंदी में भेद कितने? 6, परंतु पद प्रधानता के आधार पर कितने आपके? 4। और परीक्षा में आज तक एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, हॉस्टल वार्डन लगभग 2008-9 में, और इसमें यह पूछा गया था कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6। यदि ये पूछ लिया कि समास के कितने भेद हैं, तो फिर क्या है, प्रश्न की डिलीट होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि विकल्प में 6 भी आएगा और 4 भी आएगा। इसलिए उत्तर क्या है इसका? 4 है। संस्कृत में 5 है, केवल समास और होता है। अब पूर्व पद है प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद और उत्तर पद या द्वितीय पद, ये 2 पद हो गए आपके, और दोनों पदों को मिला करके पदों के आधार पर समास के कितने भेद हो गए आपके? 4। अब बात आती है कि समास के निर्धारण कैसे किया जाए। तो समास का निर्धारण हमेशा उसके अर्थात समास की प्रकृति का निर्धारण हमेशा उसके विग्रह और वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? उसके विग्रह और वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। एक उदाहरण को लेते हैं जिसमें 90 से 95% अध्यापक कर्मधारय समास बताते हैं। एक नहीं, ऐसे 5-7 उदाहरण है, और भी हैं, कई हैं, परंतु उन उदाहरणों को हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे चंद्रमुखी, और एक लिख रहा हूं मैं चंद्रमुख। इन दोनों में कर्मधारय समास बताते हैं, जबकि चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, यानी चंद्र उपमान हो गया और मुख क्या हो गया आपका? उपमेय हो गया। और चंद्रमुखी इसका विग्रह चंद्र के समान मुख वाली। अब चंद्र के समान मुख ये किसी का भी हो सकता है,
पुल्लिंग का भी हो सकता है और स्त्रीलिंग का भी हो सकता है। परंतु ऊपर वाले उदाहरण को देखिए, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली। तो भाई चंद्र के समान मुख वाला क्यों नहीं लिखा के साहब यहाँ पर ये है? तो इसका मतलब ये किसी एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग किसी का भी हो सकता है, परंतु चंद्रमुखी तो चंद्र के समान मुख वाली है जो, अर्थात किसी ऐसी नायिका के बारे में बताया गया है जो कैसे है, उसका मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो ये वाली, ये ही गड़बड़ कर रहा है ये स्त्रीलिंग लेकर के, और इसलिए इसमें कौन सा होगा आपका? बहुव्रीहि समास होगा। जबकि हम देखते हैं 90 से 95% कर्मधारय समास में बता रखा है। किसमें बता रखा है? आपका कर्मधारय समास में बता रखा है। जबकि वास्तविक जलजाक्षी, जलज के समान अच्छी है जिसकी, तो किसी ने किसी की, मीनाक्षी, इन शब्दों में जाकर के अच्छी दीर्घ हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका? दीर्घ हो जाता है। कोकिल कंठा। और एक और उदाहरण देखिए, मृग नयन, मृग के समान नयन, और मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। मृग नयन, मृग के नयनों के समान नयन, मृग के समान नयन नहीं, मृग के समान थोड़ी है नयन, मृग के नयनों के समान नयन। और मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली, अर्थात ये किसी एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं, किसी नायिका के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या प्रश्न उठता है कि सब कौन है? तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा ये नहीं है कि तीसरा किसी का नाम आना चाहिए। बहुव्रीहि समास की ये परिभाषा नहीं है कि तीसरा किसी का नाम आना चाहिए। वो देवी देवताओं के में आ जाते हैं और कई पर्यायवाचियों में आ जाते हैं, परंतु कई जगह पर नहीं आते। हिंदी का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नकटा, अर्थ नाक कटी हुई है जिसकी वह, अर्थात बेशर्म। अब नकटा किसको बोलेंगे अपन? बेशर्म व्यक्ति को बोलेंगे। तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, अर्थात बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति। कुश होता है कुशडाव, उसके अग्रभाग के समान जिसकी बुद्धि, अर्थात उसकी बुद्धि कैसी है? बहुत पैनी है। तो उसको यानी किस में ले जाएंगे हम? बहुव्रीहि समास में ले जाएंगे। कारण क्या है? बहुव्रीहि समास में पूरा पद विशेषण का कार्य करता है, जिसको आगे पढ़ेंगे हम। अब बात चल रही है पद प्रधानता के आधार पर भेद। तो पद प्रधानता के आधार पर कितने भेद है समास के? 4। आगे देखिए, पद प्रधानता के आधार पर समास से कितने भेद हैं आपके? 4। नंबर 1 है आपका अव्ययी भाव, पूर्व पद। द्वंद्व, दोनों पद। बहुव्रीहि, अन्य अर्थ और तत्पुरुष, उत्तर पद। नंबर 1 अव्ययी भाव यानी पूर्व पद प्रधान, ये केवल परिभाषा में है। किसमें? आपका परिभाषा में, क्योंकि ये परिभाषा संस्कृत के आधार पर है। हिंदी में कोई सा भी पद प्रधान हो सकता है, पूर्व पद प्रधान हो सकता है और उत्तर पद कोई सा भी प्रधान हो सकता है, परंतु हमको कई चीजें जो परंपरागत हैं उनको नहीं भूलना चाहिए कि साहब दोनों पद प्रधान होते हैं तो ये क्या आप गलत कर दोगे प्रश्न को। वो पूछेगा इनमें से किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका अव्ययी भाव रहेगा। ऐसे नहीं अनावश्यक दिमाग लगा जाओ, और होशियार छात्र अनावश्यक दिमाग लगाता है और उत्तर क्या कर देता है? गलत कर देता है। अब देखो प्रश्न को गलत कैसे करते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? विकल्प 1 में लिख रहा है 4, विकल्प 2 में लिख रहा है 6, विकल्प 3 में लिख रहा है 2 और विकल्प 4 में लिख रहा है आपका 3। ये आपकी ओएमआरसी संज्ञा के कितने भेद हैं? पहले पे 4, दूसरे पे 6, तीसरे पे 2 और चौथे पर 3। अब आपको पता है
सब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3। अब क्या करेंगे जल्दबाजी में जो होशियार छात्र होंगे, ओहो माथा पीटेंगे, फिर आधी सी गलती पे ही पकड़ लेंगे। वो 3 में तो 2 लिखा हुआ है, आपको कौन सा गोला भरना था 4। अब हो गई ना गलती, अब ये प्रश्न तो गया। अब शार्पनर है या वो है वाइटनर है या क्या है, कुछ नहीं होने वाला। मान लो वेदों की संख्या कितनी है 4, अब 4 भर दिया है तो क्या भरना आपको 1। वेद कितने आपके 4, वेद कितने आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये है आपके, तो इन चीजों का ध्यान रखना। परिभाषा को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि संस्कृत के आधार पर है ये परिभाषा। संस्कृत में पूर्व पद वाला ही चलता है, उत्तर पद वाला अव्यय नहीं चलता है। अब देखिए, यानी पूर्व पद अव्यय हो सकता है और बाद वाला पद भी अव्यय हो सकता है। इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कोई भी एक अव्यय शब्द आएगा और वो पूरे पद को क्या बना देगा, अव्यय बना देगा। यदि वो जैसे दिन, दिन का बहुवचन क्या बनेगा आपका दिनों, विकारी। जैसे वह कई दिन से बीमार है या वह कई दिनों से बीमार है, वह कई दिनों से, तो दिन का बहुवचन क्या बना आपका दिनों। और इसमें मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, प्रतिदिन बन गया। अब इस दिन को भी अपने जैसा बना लिया उसने, यानी इसमें विकार उत्पन्न करने की संभावना को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो प्रति उपसर्ग, सभी उपसर्ग अव्यय नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना, सभी उपसर्ग अव्यय नहीं होते हैं। कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जो विशेषण का भी काम करते हैं। तो प्रतिदिन, अब दिन शब्द का बहुवचन तो क्या बना आपका दिनों, तो दिन तो संज्ञा शब्द विकारी रूप है, परंतु प्रति जुड़ते ही क्या बन गया, अविकारी बन गया। क्या बन गया आपका, अविकारी। तो क्या हो गया आपका ये अव्ययभाव समास हो गया। अब प्रतिदिनों नहीं आएगा, काल बोधक अव्यय का बोध करा देगा। अब देखिए प्रति और कूल, इस शब्द को लेकर काफी चर्चा है और पूछते रहते हैं। कूल, कूल शब्द, कूल यानी तट या किनारा, कूलों पर। अब प्रतिकूल, अब प्रतिकूलों नहीं बनेगा, प्रति तटों पर नहीं बनेगा, प्रतिकूलों पर नहीं बनेगा। तो क्या फिर अव्ययभाव में नहीं, या फिर अब इसके लिए सभी चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का। प्रतिकूल, ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। ये शब्द क्या है, विशेषण। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल मौसम, ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का। जब ये विशेषण का काम कर रहा है तो ये तो अव्ययभाव तो वैसे ही नहीं रहा। अव्ययभाव में तो क्या होगा आपका, अव्यय शब्द होगा। क्या होगा आपका, अव्यय, अर्थात जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जा सकता है। किस रूप में किया जा सकता है, क्रिया विशेषण के रूप में किया जा सकता है। तो इसको किस में लेंगे, अब प्रश्न आया इसको किस में लेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछते हैं, प्राचार्य में कौन सा होगा, प्राध्यापक में कौन सा होगा, प्रदेश में कौन सा होगा। तो एक आता है तत्पुरुष समास का, एक भेद है आपका, 6 भेद बताए हैं तत्पुरुष समास के, और एक भेद उनमें से है, एक तो कारक चिन्हों के आधार पर, एक आपके अलुक तत्पुरुष, एक नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, एक है आपका प्रादि तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। तो इसका क्या होगा आपका, प्रगत है कूल, क्या हो जाएगा आपका, प्रगत है कूल। अब देखो परिस्थिति, अब स्थिति शब्द है, ये संज्ञा शब्द है परिस्थिति। अब कैसा परिउपसर्ग जुड़ रहा है, कहीं यहां कर दे तो नहीं। पर्यटन, अब देखो पर्यटन यानी घूमना, प्लस अटन, तो परि यानी क्या होता है, चारों ओर अटन। तो चारों ओर क्या है, दिशाबोधक अव्यय है, चारों ओर क्या है, दिशाबोधक अव्यय है। तो किस में चला जाएगा आपका, ये अव्ययभाव समास में चला जाएगा। तो प्रगत है कूल है। अब इसी तरीके प्राचार्य, प्रगत है आचार्य, प्राध्यापक, प्रगत है अध्यापक, ये प्रदेश, प्रगत है देश है। तो ये है आपका प्रादि तत्पुरुष, परंतु ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। इसलिए आपने जितने भी परीक्षाओं के पेपर हैं उन सबको देख लिए, कोई भी किसी भी समास का ऊट पटांग कोई उदाहरण नहीं आता है।
पर छात्रों की बुद्धि को ब्रेन वॉश कर रखा है कई कोचिंग संस्थानों ने, कई गाइडों ने। इसलिए छात्र ये ध्यान दें, हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो परंपरागत हैं और परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है। अन्य चीज़ों का नहीं कि सब वृक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा या इसका क्या होगा। तो ये अव्ययभाव समास, पूर्व पद प्रदान, उत्तर पद भी इसमें प्रदान हो जाता है। उत्तर पद का प्रदान कैसे होता है? जैसे किसी भी शब्द के अंत में पूर्वक, पर्यंत, अनुकूल, भर इत्यादि हों। जैसे कुशल पूर्वक, जीवन पर्यंत, समयानुकूल, जीवन भर, ये शब्द जिनके अंत में होंगे, अनुसार है, अर्थ है, कई शब्द है, पार है, तो कई शब्द पीछे होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर पद प्रदान हो जाएगा। अब बात आती है कि जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, संज्ञा शब्द, एक ही संज्ञा शब्द दो बार आ जाता है, तब तो कोई अव्ययी पद नहीं होता उसमें। तो ऐसा लिखा भी नहीं है कहीं भी कि जैसे आया आपका चेहरे चेहरे, हाथों हाथ, बातों बात। अब कहोगे साहब इसमें बिंदी क्यों नहीं लगाई, अनुस्वार या अर्धचंद्र बिंदु क्यों नहीं लगाया? तो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, जितने भी पुस्तकों में लिखे हुए हैं वो बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। शब्दकोश जाकर देखिए या एक दो जो अधिकृत पुस्तक हैं उनमें जाकर के देखिए, इन पे कभी भी बिंदी नहीं लगती है। ये हाथों हाथ होता है, बातों बात होता है, बातों बात नहीं, हाथों हाथ नहीं, कानों कान नहीं, नाकों नाक नहीं, ये नहीं होगा आपका। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये ओ रहेगा, ओ नहीं होगा। साहब इनमें क्या है अव्यय पद? तो ये ध्यान रख लेना, इनमें भी है एक अव्यय पद, और वो कौन सा है? पीछे वाला। पूर्व पद वाला तो यही है, ये हाथों हाथ, देखो ये अव्यय, इसमें तो विकार उत्पन्न कर दिया इसने। यदि ओ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो वो बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा हाथ का, इसलिए हाथों हाथ और बातों बात। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक में। इसमें पीछे वाले पद को अव्यय माना गया है और शायद कामता प्रसाद गुरु जी की किताब में भी लिखा हुआ है। इसलिए इनमें क्या माना गया है? चेहरे चेहरे, तो पहला तो संज्ञा और दूसरे को किसमें लिया है? अव्यय में लिया है, ऐसा मान लिया गया है। पर मेरी समझ से ये बाहर है कि इनमें संज्ञा शब्दों को दो बार आने से अव्ययभाव में क्यों है, परंतु हमको प्रश्न सही करना है। इसका कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं लिखा हुआ है किसी भी पुस्तक में। अब आता है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रदान। कि साहब ये दोनों पद प्रदान कैसे होंगे? कौन समास है आपका? द्वंद्व, दोनों पद प्रदान। तो दोनों पद प्रदान कैसे होंगे ये देखिए आप। जैसे माता पिता, तो माता पिता जा रहे हैं, क्रियापद, क्रिया बनानी है आपको, क्रिया लगानी। माता भी जा रही है और पिता भी जा रहे हैं। भाई बहन बैठे हैं तो भाई भी बैठा है और बहन भी बैठा, तो दोनों पद प्रदान है, यानी दोनों की प्रधानता है। किसकी है? आपके दोनों पदों की प्रधानता है। और कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं हम, इसमें से दोनों पदों की प्रधानता रहेगी बराबर। कोई सा भी ले लो आप, माता पिता ले लो, भाई बहन ले लो, रुपया पैसा खर्च हो गया तो रुपया भी खर्च हुआ है और पैसा भी खर्च हुआ है। सब दोनों पद क्या रहेंगे आपके? प्रधान। दूध रोटी खा लो तो दूध भी, और रोटी तो रोटी को खाएगा, दूध को पिएगा, परंतु पीछे वाले पद के अनुसार क्रिया आएगी, क्योंकि जब द्वंद्व होता है तो कई बार जगह पीछे वाले, जिसको मैंने लिंग में बताया है। तो द्वंद्व, दोनों पद क्या रहेंगे आपके? प्रधान। अगला आपका तत्पुरुष यानी उत्तर पद प्रधान, इसको बाद में लेंगे। उत्तर पद प्रधान कैसे होगा आपका उत्तर पद प्रधान? जैसे रसोई, घर, गंगा जल, गंगा तट, हत कड़ी। उत्तर पद क्या है आपका? घर। उत्तर पद क्या है? जल। उत्तर पद क्या है? तट। और उत्तर पद क्या है आपका? कड़ी। अब देखिए रसोई घर टूट गया, अब घर टूटा है या रसोई टूटी है? तो घर, भाई रसोई तो स्त्रीलिंग है और घर पुल्लिंग है, रसोई घर टूट गया। गंगा जल फैल गया, अब गंगा फैली है, जल फैला है तो जल फैल गया आपका। गंगा तट सूना पड़ा है, गंगा तट, तो तट सूना पड़ा है, गंगा सूनी पड़ी है,
तो तट सूना पड़ा, यानी क्रियापद उत्तर पद के साथ चलेंगे। हथकड़ी गिर गई, अब हाथ गिरा है कड़ी गिरी है, तो कड़ी गिरी है, हाथ में पहने जाने वाली कड़ी, लुप्त पद कर्मधारय या तत्पुरुष, तो ये उत्तर पद इसलिए प्रधान माने जाते हैं। अब इसी के दो भेद और हैं, एक है आपका दिगु, एक है आपका कर्मधारय। इसमें संख्यावाची पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही संख्यावाची हो सकते हैं। पूर्व पद तो अधिकांशतः होगा और उत्तर पद भी होगा। ये संख्या 2 से लेकर के और 9 तक चलती है, कभी कभी 100 वाली भी चलती है। एक वाली कभी भी द्विगु समास में नहीं आएगी। द्विगु का अर्थ क्या होता है? दो गायों या बैलों का जोड़ा। अब एक का तो कोई जोड़ा नहीं है, परंतु बता रहे हैं इकट्ठा, और ये पता नहीं जाने कौन कौन से उदाहरणों को बता रहे हैं। भाई इकट्ठा तो समुदाय को बता रहा है पूरे को, अब कौन है उसमें इकट्ठे? तो कोई जरूरी है, लोग हैं, पशु भी हो सकते हैं, जानवर कोई भी हो सकता है आपका, इसलिए तो द्विगु संख्यावाची यानी पूर्व पद संख्यावाची होगा, और ये उत्तर पद की संख्याओं का क्या कराएगा? समूह या समुदाय का बोध कराता है। कर्मधारय इसमें क्या होता है आपका? विशेषण विशेष और उपमान उपमेय। विशेषण विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। उपमान ये प्रेजेंस नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है आपका? एब्सेंट, और ये क्या होता है आपका? प्रेजेंस। यानी प्रेजेंट होता है कौन? उपमेय, और उपमान क्या होता है आपका? एब्सेंट होता है, अर्थात अप्रस्तुत। और ये कैसा रहता है आपका? प्रस्तुत। यानी किसी को भी उपमा देनी है तो वो सामने क्या रहेगा आपके? प्रस्तुत रहेगा। जैसे चंद्रमुख, तो प्रस्तुत क्या आपके सामने? मुख, चंद्रमा नहीं है। यानी उपमान क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा, और उपमेय क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट रहेगा। जैसे देह है लता, तो उपस्थित क्या आपके सामने? देह है, लता उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित है आपका? देह उपस्थित है। गुरुदेव, उपस्थित कौन है आपके सामने? गुरु, देव उपस्थित नहीं है। आगे बताएंगे विस्तृत और थोड़ा सा। इसमें भी क्या है आपका? उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न गिर गए, अब त्रि गिरा है या रत्न गिरा है? तो रत्न गिरे हैं। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक हलचल कर रहा है, यानी लोक यानी संसार, यानी तीनों लोग क्या कर रहे हैं? हलचल कर रहे हैं। तो त्रि तीन, तो तीन से तो कोई मतलब नहीं है आपका, तो त्रि 2 3 4 5 6। जैसे पसेरी, तो 5 शेर का समूह है या समाहार। समूह और समाहार में थोड़ा सा अंतर है। तो ये चीजें आपकी किस में आएंगी? आपके द्विगु समास में आएंगी। किस में आएंगे आपकी? यानी उत्तर पद प्रधान। अब आता है कि साहब त्रिफला में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, ये और वो पता नहीं जाने क्या क्या। ठीक है, जबकि पंचवटी और त्रिफला मेरी जानकारी में 6-7 पेपरों में देख चुका हूँ, कभी भी बहुब्री समास विकल्प में आया ही नहीं है। या प्रश्न दिया है तो ये दिया है इनमें से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण है। और पटवार 2015 के एग्जाम में जाकर के देखना, उसमें त्रिफला और चक्रपाणी दोनों दिए थे, और ऊपर प्रश्न पूछा था निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न भी डिलीट नहीं हुआ, और उत्तर क्या रहा आपका? चक्रपाणी। तो ये जो चीजें हैं इसमें बताएंगे बहुब्री समास कैसे होता है, तब त्रिफला का निष्कर्ष निकल आएगा इसका। इसी तरह कर्मधारय में देखिए, चंद्रमुख मुरझा गया, उत्तर पद क्या है? मुख। उत्तर पद क्या है आपका? मुख। तो मुरझाया क्या है? चंद्रमा या मुख? तो उत्तर पद मुख मुरझा गया। मृग नयन आंसू बहा रहे हैं, तो आंसू बहा रहे हैं, तो नयन क्या बहा रहे हैं? आंसू। मृग आंसू थोड़ी बहा रहा है, नयन आंसू बहा रहे हैं। यानी विशेषण विशेष और उपमान उपमेय के साथ साथ उत्तर पद प्रधान कर्मधारय समास। प्रथम या उत्तर पद संख्या होने के साथ साथ एक पद प्रधान यानी उत्तर पद प्रधान, इसलिए तो उत्तर पद प्रधान है, पहला संख्यावाची है। परंतु हिंदी के अंदर ऐसे भी हैं जो दूसरे पद को संख्यावाची ले आए हैं। तो तत्पुरुष के दो वेद कौन कौन से हो गए? द्विगु और कर्मधारय। तत्पुरुष में जब उत्तर पद प्रधान है तो द्विगु और कर्मधारय में भी कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। अब आता है बहुब्री, कहते हैं तीसरा पद प्रधान। पद तो आपके पास 2 ही है, तो तीसरा पद कहाँ है? ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। अन्य अर्थ प्रधान,
अब अन्य अर्थ का मतलब यही नहीं है कोई नाम ही हो। जैसे हम घर में सुबह मम्मी जगती है या कोई भी जगता है और रसोई में गई, भगोनी ली, चाय की पत्ती, पानी, दूध, चीनी, शक्कर, जो भी है आपका, जो कुछ भी डाला और एक नया पेय पदार्थ तैयार हुआ, वो क्या आपका चाय। यानी उसमें से चीनी खत्म, चाय की पत्ती खत्म, अदरक खत्म, दूध खत्म, पानी खत्म और एक नया ही नाम क्या आया है आपका चाय। अर्थात बहुब्री समास में दो पद हैं वो अपना अर्थ छोड़ देते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अब देखिए, पानी में चावल डाले, उनको सिजोया, जीरा वीरा डाला और एक नया आ गया आपका पुलाव, यानी एक नया नाम आ गया, एक नया अर्थ आ गया। तो पानी लिया, दूध लिया, चावल डाले, किशमिश विशमिश डाली, चीनी डाली और एक नया नाम क्या है आपके पास खीर। तो उन सभी पदार्थों का क्या हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। तो वो इसी तरह बहुब्री समास में क्या है, पूरा क्या है आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बहु यानी बहुत से, विधि यानी चावल, यानी बहुत से चावल है जैसे पात्र में, बहुब्री ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रख लेना। तो इसमें अन्य अर्थ प्रदान होता है, यानी तीसरा अर्थ देता है। अब जैसे त्रिफला, तो तीन फलों का समाहार। अब देखिए, तीन भी बना हुआ है आपके पास और फल भी बना हुआ है, तीसरा अर्थ क्या है, कोई अन्य नाम जिसको हम संबोधित कर, सब एक फल, एक जड़ी बूटी या पता नहीं एक औषधि। तो भाई ये कोई नाम थोड़ी आया है, ये तो तीन फल, वही नाम भी त्रिफला दे रहे हो उसको आप। एक अन्य अर्थ कोई, जैसे नकटा, कटी हुई है नाक जिसकी, अन्य अर्थ क्या दे दिया अपन ने, बेसर। अन्य अर्थ क्या दे दिया अपन ने, बेसर। तो इस तरीके से अन्य अर्थ, जैसे पंचवटी, तो 5 वट वृक्षों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह के साथ वहां पर एक स्थान, तो भाई वो स्थान का नाम अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। पंचवटी, जहां पर 5 वट वृक्ष लग रहे हैं वही पंचवटी है। भाई बांसवाड़ा में है 5 वट वृक्ष, हमने देखे हैं खुद ने। तो ये जो चीजें हैं, और पंचवटी वाला प्रश्न यूपी 2014 के लेक्चरर के एग्जाम में आया था और सीधा द्विगु समास का उदाहरण पूछा था उसमें। तो ये जो है आपके, और भी है आपके कई, जैसे चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो सब 4 वेद तो ये हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। भाई तो नाम तो आपने 4 वेद, दोनों जो पद हैं उनको कहीं पर भी प्रयोग में अलग नहीं किया है, उनका ज्यों की त्यों प्रयोग आपके साथ चल रहा है, इसलिए द्विगु समास ही रहता है। इस हिसाब से तो द्विगु समास ही खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। द्विगु समास में क्या करोगे आप कहोगे सब चौराहा, मैं कह दूंगा 4 रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, ये 4 रहा है, कहीं ना कहीं नाम ले दोगे आप कहोगे पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, तो कह दोगे इसमें थाली भी है, गिलास भी है, लोटा भी है, चम्मच भी है, कटोरी भी है। ऐसे तो द्विगु समास ही खत्म हो जाएगा आपका, द्विगु समास का एक भी उदाहरण नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए जब सप्तऋषि के सब बहुब्री हो जाएगा, भाई 7 ऋषि का नाम ले दूंगा मैं, विश्वामित्र ले दूंगा, अगस्त ले दूंगा, 7 ऋषियों के समूह को मैं बता दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो चीजें हैं कि अष्टाध्यायी के साथ पाणिनि की पुस्तक 8 अध्यायों का समूह, चलो मैंने मान लिया, पंचाध्यायी में क्यों नहीं करते, वो भी तो नंददास की रचना है, रास पंचाध्यायी। 5 अध्याय तो रहीमदास जी जाने कौन कौन ने लिखे पंचाध्यायी, तो नाम से तो बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। तो ये जो चीजें हैं आपके, तो इसलिए बहुब्री समास में क्या है, पूरे अर्थ को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, पूरे, यानी दोनों पद मिलकर के किसी अन्य विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे 10 आनन, 10 है आनंद जिसके वह, तो 10 को भी छोड़ दिया और आनंद को भी छोड़ दिया, और नया क्या है आपका रावण आ गया। अब देखिए, विग्रह करते समय कई बार हम पीछे पीछे जो या जिसका लगा देते हैं। यदि आपने पीछे पीछे जो या जिसका लगा दिया तो किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका बहुब्री समास। एक दो वीडियो देख रहा था मैं अभी 2-4 दिन पहले, तो उसमें एक शब्द आया था सदाचारी, और कर्मधारय समास में बता रहे थे सत है आचार जिसका, सत है आचरण जिसका या सत है आचार जिसका, तो जिसका किसका, किसी अन्य की ओर संकेत कर रहे हो आप। सत है आचार जिसका, तो किस हो गया आपका बहुब्री। और ये पूरा पद क्या, विशेषण। जब पूरा पद विशेषण होगा तो कौन सा समास होगा आपका, बहुब्री समास होगा। जैसे कुशाग्र बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, तो मंद बुद्धि पूरा विशेषण है, कुशाग्र बुद्धि पूरा विशेषण है। जब पूरा पद विशेषण होगा तो उत्तर क्या रहेगा आपका, बहुब्री समास रहेगा। एक चीज ध्यान रख लेना है, सबसे पहले हमें उस कोई भी सामासिक पद है उसको ये देखना है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है।
तो उसमें से अधिकांश विशेषण और संज्ञा ही रहेगा, क्रिया वाला नहीं रहता। क्रिया वाले भी होते हैं, द्वंद्व में आते हैं बहुत, आपके अव्यय भाव में भी आते हैं क्रिया वाले आपके, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में यही स्थिति है, यानी दोनों पद किसी विशेषण का कार्य करते हैं। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला ने अपना स्थान छोड़ दिया, कंठ ने अपना स्थान छोड़ दिया, और अन्य अर्थ किसके रूप में चला, आपके शिव के रूप में चला, तो दोनों पद अपना स्थान छोड़ देंगे। और भी उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे चतुर्योग या त्रिलोक। अब त्रिलोक की बात करते हैं, धरती, पाताल और आकाश, इन तीन लोगों का समाहार क्या कहलाता है, आपका त्रिलोक। तो सब बहुव्रीहि, भाई सबको ही बहुव्रीहि कर दोगे तो फिर इसमें बचेगा ही क्या, तो तीन लोगों का समूह, धरती, आकाश और पाताल। तो त्रि ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है और लोक ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है, और नाम क्या है आपका, त्रिलोक। इन तीनों लोगों को एक नाम क्या दिया अपन ने, त्रिलोक। परंतु ये उन लोगों के लिए विशेषण का काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के अर्थ में ही आ रहा है, उन लोगों के अर्थ में इसे आ रहा है, इसलिए द्विगु रहेगा। यदि ये अपना स्थान छोड़ देते, अब एक शब्द आता है साहब गोदान, तो इसका होगा आपका गो का दान संबंध तत्पुरुष। अब कहते साहब बहुव्रीहि प्रेमचंद की एक पुस्तक, अब प्रेमचंद की पुस्तक तो आपको रटी हुई है गोदान। ध्यान रख लेना, बहुव्रीहि समास में हमेशा वही उदाहरण आएंगे जो जन प्रचलित में हैं, यानी जिनको लोग बाग हिंदी भाषी ही तो जानेंगे, यानी हिंदी पढ़ने वाले लेक्चर जो भी है आपके हिंदी का विद्यार्थी वो ही तो जानेगा गोदान, जो उसकी रचना है गो का दान, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कन्यादान का पूछते हैं हम उनसे के साथ, कन्यादान में कौन सा है, तो कन्या का दान संबंध तत्पुरुष करते हैं। गोदान में तो तुम बहुव्रीहि में भी ले जा रहे हो, और कन्यादान को क्यों नहीं ले जा रहे हो बहुव्रीहि? कन्यादान भी तो सरदार पूर्ण सिंह का आपका उपन्यास है, कन्यादान तो ऋतुराज की कविता है, ये भी तो है ऐसी कविता, पर उनका ध्यान केवल एक ही जगह आकर्षित रहता है, वो एक ही चश्मे से देखते हैं, इसलिए गोदान में तत्पुरुष समास है और कन्यादान में भी कौन सा आपका तत्पुरुष समास है। तो ये पद प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद हुए। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।